Hello everyone, most welcome again in our channel Passion for Economics, Macro Economics। आप सभी का स्वागत है और मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मेरे जो प्रीवियस वीडियोस बने हुए नेशनल इनकम पे, मनी बैंकिंग पे, और अभी मैंने जो इसके पहले मैंने जो आरबीआई और उसके फंक्शंस के बारे में जो वीडियो मैंने बताया था उसमें मैंने 3 ऑलरेडी आरबीआई के फंक्शंस को टैकल कर लिया था। अब इस बार जो लास्ट टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताने वाली हूँ जो कि आरबीआई और उसके लास्ट फंक्शन से रिलेटेड है, तो इसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, कंटिन्यू रहिएगा, पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इजी टू लर्न फॉर फन विथ इकोनॉमिक्स। Now coming to the content, when we talk about the content, we are learning here as an introduction of money control, ठीक है, and plus we will be going to learn about method to control the money। मनी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर बात हमारी सप्लाई से रिलेटेड आ रही है कि मनी सप्लाई को कम और ज़्यादा कैसे किया जा सकता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट की। जब हम कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट की यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर जब हम कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट की बात करते हैं जो कि लास्ट आरबीआई का जो फंक्शन है, हमने ऑलरेडी यहाँ पर 3 फंक्शन पढ़ लिए हैं जो आरबीआई के फंक्शन है, जैसे इशू ऑफ नोट्स, ठीक है। सेकेंड अपन ने पढ़ा बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, थर्ड अपन ने पढ़ा बैंकर्स टू द बैंक, ठीक है। अब जो हम फोर्थ की बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट की बात कर रहे हैं। तो जब हम कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो क्रेडिट कंट्रोल होता है वो टोटली रिलेटेड टू द एक मॉनेटरी पॉलिसी का वीपन है, एक टूल है, एक टेक्निक है, आप बोल सकते हो। इतनी इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, इतनी इम्पॉर्टेंट टूल है, इतना इम्पॉर्टेंट वीपन है, इससे पूरी इकोनॉमी में जितना भी पैसा है वो कंट्रोल में रहता है। किसके? आरबीआई के कंट्रोल में रहता है, सेंट्रल बैंक के कंट्रोल में रहता है। डिमांड और सप्लाई जो रहती है वो इकोनॉमी में किसके द्वारा कंट्रोल की जा सकती है? आरबीआई के द्वारा की जा सकती है कंट्रोल। तो यहाँ पर जो आरबीआई है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करने के लिए और इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाने के लिए। अभी भी आपने देखा होगा कि कोविड-19 के टाइम पे भी तुरंत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया? रेपो रेट को कम कर दिया। रेपो रेट क्या है? ये एक प्रकार का कंट्रोलर ऑफ मनी क्रेडिट, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम किसके थ्रू होता है? हमारे जो टूल्स और टेक्निक्स हैं जो हम यूज़ करते हैं वो आरबीआई के हाथ में रहता है। तो ऐसे कौन कौन से टूल्स हैं या मेथड्स हैं जिसके थ्रू जो है वो आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो टू कंट्रोल द मनी सप्लाई। बेसिकली 2 मेथड्स होते हैं, एक आपका होता है क्वांटिटेटिव मेथड और दूसरा होता है आपका क्वालिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव मेथड में जल्दी से देखते हैं क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि बैंक रेट पॉलिसी आती है, रेपो रेट आता है, रिवर्स रेपो रेट आता है, कैश रिजर्व रेशियो आते हैं, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो आता है, लीगल रिजर्व रेशियो आता है और लास्ट ओपन मार्केट ऑपरेशन आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं एज पर द सीबीएसई रूल। तो इसमें बैंक रेट आएगा आपका, रेपो रेट आएगा, रिवर्स रेपो रेट आएगा, कैश रिजर्व रेशियो आएगा, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो आएगा, लीगल रिजर्व रेशियो आएगा और ओपन मार्केट ऑपरेशन आएगा। अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि मैंने अलग से नहीं लिखा है, अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन की बात करते हैं तो इन सब की मीनिंग और इन सब का इन्फ्लेशन में क्या असर पड़ेगा और डिफ्लेशन में क्या असर पड़ेगा, कोई भी पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। सबकी डेफिनेशन तो पक्का पूछी जाएंगी, प्लस इसमें कैसे कैसे इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, किस तरीके से इस पर काम किया जा सकता है वो भी आता है। दूसरा अपना मेथड है यहाँ पर क्वालिटेटिव मेथड। तो मनी मेथड्स टू मेजर्स टू मनी सप्लाई के 2 मेथड होते हैं, एक तो क्वांटिटेटिव मेथड होता है और दूसरा क्वालिटेटिव मेथड होता है। एक क्वांटिटेटिव जो कि क्वांटिटेटिव मतलब रेशियो और रेट्स के थ्रू अफेक्ट पड़ता है और दूसरा जो होता है वो क्वालिटेटिव मेथड्स होता है। क्वालिटेटिव मेथड्स इज़ जस्ट जनरली बोलने का, ठीक है, ऐसा कहने का, वो जो चीज़ें होती हैं वो क्या कहलाता है? क्वालिटेटिव मेजर्स कहलाता है। क्वालिटेटिव मेजर्स में सबसे पहले आता है मोरल सुएशन और दूसरा आता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट। ये दोनों किसके अंदर आते हैं? क्वालिटेटिव मेथड्स के अंदर आते हैं। और ये जो आता है वो किसके अंदर आता है? क्वांटिटेटिव मेथड्स के अंदर आता है। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के हिसाब से, इसको समझना। आपको अगर समझ आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जब हम यहाँ पर बात करते हैं क्वांटिटेटिव मेथड्स की बात अगर हम करते हैं तो 1 बाय 1 हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैश रिजर्व रेशियो की।
ये 3 प्रकार के रेशियो होते हैं जो कि आप देख सकते हो। जो मैंने मनी बैंकिंग वाला चैप्टर पढ़ाया है उसमें मैंने मनी क्रिएशन में आपको ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है कि ये रेशियो क्या होते हैं, ये रिजर्व क्या होते हैं। आरबीआई को रिजर्व रखना ही पड़ता है, कमर्शियल बैंक को रिजर्व रखना ही पड़ता है ऑन द बिहाफ ऑफ देमसेल्फ ऑल्सो, कमर्शियल बैंक ऑल्सो एंड रिजर्व बैंक ऑल्सो। तो ये जो कैश रिजर्व रेशियो होता है या स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है या लीगल रिजर्व रेशियो होता है, ये रेशियो जो है वो कमर्शियल बैंक रखता है, ठीक है। अब जब एक कैश रिजर्व रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ जस्ट अ मिनिमम परसेंटेज ऑफ ए टोटल डिपॉजिट रिक्वायर्ड बाय द कैप्ट बाय द आरबीआई। मतलब यहाँ पर कमर्शियल बैंक जो पैसे, जो रिजर्व, मिनिमम पॉइंट ऑफ रिजर्व जो है वो किसके पास रखता है, आरबीआई के पास रखता है। किसके पास रखता है, आरबीआई के पास रखता है। तो वो पोर्शन हमारा क्या कहलाता है, कैश रिजर्व रेशियो, द पार्ट ऑफ द डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक केप्ट टू द आरबीआई। एक मिनिमम रिजर्व बोल दिया उसने, बोल दिया 3.5% या 12% या 14% या 4%, जो भी परसेंटेज बोलेगा वो मिनिमम परसेंटेज उस पर्टिकुलर डिपॉजिट का कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास रख देता है। तो वो हमारा कहलाता है कैश रिजर्व रेशियो कहलाता है। और जो वो मिनिमम परसेंटेज, जो फिक्स्ड परसेंटेज बैंक अपने पास खुद की सेफ्टी के लिए रखता है, खुद की सिक्योरिटी के लिए रखता है, कमर्शियल बैंक खुद की सेफ्टी के लिए जो पैसे रखता है वो कहलाता है आपका स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR, ठीक है। और दोनों को मिला के, कैश रिजर्व रेशियो को मिला के और SLR को मिला के हमारा बनता है लीगल रिजर्व रेशियो। तो एक लीगल रिजर्व रेशियो एक पार्ट ऑफ डिपॉजिट होता है कमर्शियल बैंक का, जो कुछ परसेंटेज वो अपने पास सेव करके रखता है जिसको हम SLR बोलते हैं, और कुछ परसेंटेज वो किसके पास रखता है, क्या बोलते हैं आपके आरबीआई के पास रखता है, जो कि कैश रिजर्व रेशियो कहलाता है। तो ये तीनों रिजर्व कहलाते हैं जो कि कमर्शियल बैंक के डिपॉजिट में होते हैं। अब बात आती है यहाँ पर ये कि इसको आरबीआई यूज़ कैसे करता है। आरबीआई इसको यूज़ कैसे करता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने में या मनी सप्लाई को बढ़ाने में। अगर हमको इन्फ्लेशन मतलब राइज इन प्राइस अगर हमको कंट्रोल करना है या हमको डिफ्लेशन की प्रॉब्लम कंट्रोल करनी है, तो हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या करना होगा, कैश रिजर्व रेशियो को और स्टेटरी लिक्विडिटी, सॉरी ये जो है ये स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो है SLR, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो को, इन दिस ऑल्सो यू हैव टू सी दैट इट इज अ SLR and here also it is legal reserve ratio, and here also it is legal reserve ratio. So what will happen here, what the point is that कि ये जो कैश रिजर्व रेशियो क्या होता क्या है, इन्फ्लेशन की कंडीशन है मार्केट में, अगर हमें उसे कंट्रोल करना है, राइज इन प्राइस को कंट्रोल करना है, तो हमें रेट को क्या करना होगा, रिजर्व को बढ़ाना होगा। रिजर्व को बढ़ाने से क्या होगा, जो पैसे होंगे, जो मनी होगा, ठीक है, वो किसके पास चला जाएगा। अगर रिजर्व ज़्यादा रखोगे आप कैश रिजर्व रेशियो, तो कमर्शियल बैंक आरबीआई को ज़्यादा देगा। अगर कमर्शियल बैंक आरबीआई को मनी ज़्यादा देगा, इसका मतलब कमर्शियल बैंक के पास मनी क्या बचेगा, कम बचेगा ना। तो मनी अगर कमर्शियल बैंक के पास कम बचेगा तो लैंडिंग पावर भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर लैंडिंग पावर कम हो जाएगी तो जो पब्लिक के पास है, पब्लिक के पास पैसे भी क्या जाएंगे, कम जाएंगे। तो हमारी जो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है वो क्या हो सकती है, सॉल्व हो सकती है। तो हमें जब केस इन्फ्लेशन का होगा तो हमें कैश रिजर्व रेशियो को क्या करना होगा, बढ़ा देना होगा। और आगे आपको क्या लगता है कि यहाँ पर रिजर्व बैंक और कैश रिजर्व रेशियो डिफ्लेशन के टाइम का है, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, डिफ्लेशन के टाइम पे उस रेशियो को आप कम कर दोगे, जैसे कि अभी उस रेपो रेट को किया कम, ठीक है, कोविड-19 के टाइम पे। अगर कम कर दोगे तो क्या होगा, कमर्शियल बैंक के पास पैसे ज़्यादा होंगे। अगर कमर्शियल बैंक के पास आपकी लिक्विडिटी ज़्यादा होगी तो वो क्या करेगा, उस पैसों का इस्तेमाल वो लैंडिंग में करेगा। लैंडिंग में जब वो इस्तेमाल करेगा, तो लैंडिंग में जब वो यूज़ करेगा तो पब्लिक के पास मनी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अगर पब्लिक के पास मनी ज़्यादा होगा, इसका मतलब कि यहाँ पर
आपको सिचुएशन क्या होगी इजीली हैंडल कर सकते हो और आप डिफ्लेशन की प्रॉब्लम से बच जाओगे और डिमांड ज़्यादा होने लगेगी। तो अगर आप चाहते हो कि डिमांड ज़्यादा हो, मनी ज़्यादा पहुँचे, तो आपको रिजर्व्स को क्या करना होगा, कम करना होगा। और अगर आप चाहते हो कि नहीं मनी ज़्यादा ना पहुँचे और डिमांड ज़्यादा ना हो, तो आपको जितने भी रिजर्व्स के रेट हैं वो सब क्या करने होंगे, बढ़ाने पड़ेंगे, जैसे कि बैंक करती है या आरबीआई डिसाइड करती है। वैसे स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, अगर आप चाहते हो कि मतलब इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम कंट्रोल हो जाए, मनी सप्लाई ज़्यादा ना हो, तो आपको क्या करना होगा, लैंडिंग पावर को कम करने के लिए रिजर्व्स को बढ़ा देना होगा। अगर आप रिजर्व्स को बढ़ा देते हैं तो लैंडिंग पावर कम हो जाएगी। अगर लैंडिंग पावर कम हो जाएगी तो पब्लिक के पास जो मनी है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और वहीं पर उल्टा आपको करना होगा डिफ्लेशन की कंडीशन के हिसाब से। तो बच्चे अगर आप एक याद कर लोगे तो दूसरा आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो इतना याद रखिएगा कि अगर देखो पॉइंट यहाँ पर ऐसा आता है कि आरबीआई होता है सबसे ऊपर, फिर कमर्शियल बैंक होता है, फिर पब्लिक होती है। तो अगर आरबीआई पैसा नहीं रखने देगा कमर्शियल बैंक के पास, तो कमर्शियल बैंक पब्लिक को कैसे देगा पैसा। तो अगर आरबीआई इन रिजर्व्स के रेशियो को बढ़ा देता है तो लैंडिंग पावर जो होती है कमर्शियल बैंक के पास वो कम हो जाती है, जिससे कि इकोनॉमी में पैसा भी कम हो जाता है ऑटोमेटिकली। पर अगर वो चाहता है कि पैसा मार्केट में ज़्यादा जाए तो वो क्या करता है, सभी रिजर्व्स को कम कर देता है। तो बैंक अपने पास कम रखती है पैसा और लैंडिंग में ज़्यादा देती है, जिसकी वजह से पब्लिक में भी पैसे बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। सो दिस इज हाउ द पॉइंट हैपन्स ऑफ द क्वांटिटेटिव मेथड। Now here the point is coming about the क्वांटिटेटिव मेथड के जो बाकी पॉइंट्स हैं। अगर हम क्वांटिटेटिव मेथड के बाकी पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे रेट्स आते हैं। अब इसको समझिएगा थोड़ा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट ये रेट 1 मार्क के क्वेश्चंस में डेफिनेशन भी पूछी जा सकती हैं और साथ ही साथ इसका इम्पैक्ट अलग से पूछा जाता है कि इन्फ्लेशन की कंडीशन में आप क्या करेंगे, डिफ्लेशन की कंडीशन में आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर आता है अपना बैंक रेट पॉलिसी। सबसे पहले जब हम बैंक रेट पॉलिसी की हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो आरबीआई लैंड करता है किसको, कमर्शियल बैंक को। जिस रेट पे आरबीआई लैंड करता है कमर्शियल बैंक को वो रेट क्या कहलाता है, बैंक रेट पॉलिसी। और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, इट इज़ फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, ज़्यादा समय के लिए। इवन आप उसको भी बोल सकते हो कि जिस रेट पे कमर्शियल बैंक हमको देता है, ठीक है, लोन देता है, उस लोन को हम क्या बोलते हैं, एज अ बैंक रेट पॉलिसी बोलते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड टू कंट्रोल डिफ्लेशन। सबसे पहले बात आती है कि अगर हम बैंक रेट को हम यूज़ करते हैं तो कैसे यूज़ किया जा सकता है। अगर वही बात आती है इन्फ्लेशन मतलब मनी सप्लाई आप बढ़ाना चाहते हो, अगर मनी सप्लाई पैसा आप मार्केट में ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो तो आपको बैंक रेट पॉलिसी को क्या करना हो, उसको कंट्रोल करना चाहते हो तो आपको उसको बैंक रेट को आपको बढ़ा देना होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर आप रेट बढ़ा देंगे, ठीक है, तो कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं होगा, लोन नहीं लेंगे तो डिमांड नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि नहीं लैंडिंग पावर बढ़े, जैसे अभी कोविड-19 के टाइम पे सब चाह रहे हैं कि मार्केट में इकोनॉमी खुले और आपको मतलब पैसा मिले मार्केट में और पैसा आए मार्केट में, तो इस टाइम पे हम बैंक रेट को क्या कर देंगे, फॉल कर देंगे। जब हम बैंक रेट को गिरा देंगे तो उससे क्या होगा, जो बैंक्स हैं वो लैंडिंग ज़्यादा करेंगे। अगर वो लैंडिंग ज़्यादा करेंगे तो पब्लिक के पास जो है वो पैसे भी क्या पहुँचेंगे, ज़्यादा पहुँचेंगे। जैसे कि अगर आप एग्जांपल दीजिए, रिसेंटली आप देख सकते हो कोविड-19 में निर्मला सीतारमन ने और शशिकांत दास जो आरबीआई के गवर्नर है उनने रेपो रेट को कम कर दिया है। रेपो रेट को कम करने का मतलब क्या हुआ, मतलब वो डिफ्लेशन की सिचुएशन को सुधारना चाह रहे हैं, मतलब मनी सप्लाई को बढ़ाना चाह रहे हैं। आप सिंपल सा लॉजिक समझिए कि अभी कोई डिमांड नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई अपना पैसा खर्च नहीं कर रहा है, तो उनने क्या किया है, रेपो रेट को कम कर दिया। रेपो रेट को कम करने से क्या होगा कि जो लैंडिंग है, जो लोन है, वो आपको कम रेट में अवेलेबल हो जाएगा। जब कम रेट में अवेलेबल हो जाएगा तो आपको इजी क्या होगा, आप लोन ले सकते हैं और आप इजीली उसको खर्च कर सकते हैं। अब रेपो रेट होता क्या है, रेपो रेट एक वो रेट होता है जिस रेट पे आरबीआई लोन देता है
किसको, कमर्शियल बैंक को, पर ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। जैसे कि बैंक रेट भी वही चीज़ है कि आरबीआई लोन देता है जिस रेट पे कमर्शियल बैंक को, रेपो रेट भी वही चीज़ है जिस रेट पे लोन देता है आरबीआई कमर्शियल बैंक को। दोनों में डिफरेंस है टाइम पीरियड का। जो बैंक रेट पॉलिसी होती है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है और जो आपकी रेपो रेट होती है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। बस यही डिफरेंस है। ये बैंक रेट जो है वो लॉन्ग पीरियड के लिए होता है और रेपो रेट जो होता है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। होप कि आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट की। जब हम रिवर्स रेपो रेट की बात करते हैं तो उल्टा कर दो, मतलब ऐसा भी होता है कि आरबीआई एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट, मतलब आरबीआई भी लोन ले सकता है कमर्शियल बैंक से। आरबीआई बोलेगा कमर्शियल बैंक को भैया तुम अपना डिपॉजिट मुझे करो, ठीक है, मैं तुमको सिक्योरिटी के थ्रू तुम मुझे, आरबीआई क्या करेगा, कमर्शियल बैंक से पैसे ले लेगा। जिस रेट पे आरबीआई लोन ले लिया, आरबीआई मनी एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, वो रेट आपका क्या कहलाएगा, रिवर्स रेपो रेट कहलाएगा। द रेट एट विच आरबीआई एक्सेप्ट द डिपॉजिट और आरबीआई टेक्स द मनी और लोन फ्रॉम द कमर्शियल बैंक, वो रेट हमारा यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। याद रखना, बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को रेपो रेट में और रिवर्स रेपो रेट में। सिंपल सा लॉजिक है, ये आपका मान के चलिए आरबीआई है, ठीक है, और ये आपका कमर्शियल बैंक है। तो जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को देगी लोन, ठीक है, तब वो बैंक रेट या रेपो रेट कहलाएगा, ठीक है, बैंक रेट या रेपो रेट कहलाएगा। अगर शॉर्ट पीरियड के लिए दी तो रेपो रेट, अगर लॉन्ग पीरियड के लिए दी तो बैंक रेट। पर अगर कमर्शियल बैंक आरबीआई को देता है तो वो क्या कहलाएगा, आपका रिवर्स रेपो रेट कहलाएगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई हो, ठीक है। इसमें भी वही चीज़ होगी कि अगर चाहती कंट्रोल करेगी इन्फ्लेशन को, वो नहीं चाहती कि पैसा मार्केट में पहुंचे, तो ये रेट को बढ़ा देगी, जिससे कि पैसा बैंक के पास ज़्यादा होगा और पब्लिक के पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे कि डिमांड ऑटोमेटिकली कंट्रोल में होगी। बट डिफ्लेशन के केस में इसका वाइज वर्सा होगा, मतलब रेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो पब्लिक के पास जो पैसे हैं वो ज़्यादा होंगे क्योंकि बैंक के पास ज़्यादा होगा। कमर्शियल बैंक के पास अगर पैसे ज़्यादा होंगे तो कमर्शियल बैंक लैंड कर पाएगी। अगर वो पैसे लैंड करती है तो उसके बेसिस पे यहाँ पर क्या होगा, पब्लिक के पास पैसा पहुंचेगा और पब्लिक के पास अगर पैसा पहुंचा तो पब्लिक डिमांड कर पाएगी। यही कोविड-19 की भी सिचुएशन है। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन की बात करते हैं। अगर हम यहाँ पर ओपन मार्केट ऑपरेशन की बात करते हैं तो ओपन मार्केट ऑपरेशन हम सेल और परचेज ऑफ सिक्योरिटी को बोलते हैं, जो आरबीआई करता है, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। सेल और परचेज किसके बीच में यहाँ पर होता है, आरबीआई और कमर्शियल बैंक के बीच में होता है। अगर मान के चलिए यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक है कि वो चाहती है कि पैसा मार्केट में ज़्यादा ना पहुँचे, तो वो क्या करेगी, आरबीआई सेल कर देगी। अगर सेल करेगी तो पैसा कमर्शियल बैंक को किसको देना पड़ेगा, आरबीआई को। सिंपल सा लॉजिक है, कमर्शियल बैंक को मनी देना पड़ेगा आरबीआई को और आरबीआई उसके बदले में सिक्योरिटी देगी। मतलब सिंपल सी बात है, आरबीआई कमर्शियल बैंक के पास पैसा नहीं छोड़ना चाहती है। जब वो पैसा छोड़ेगी ही नहीं तो कमर्शियल बैंक लैंड नहीं कर पाएगा। अगर वो लैंड नहीं कर पाएगा ज़्यादा, तो लैंड अगर उसकी डिक्रीजिंग हो गई, लैंडिंग ऑफ मनी डिक्रीज हो गया, तो ऑटोमेटिकली आप समझ जाइए कि पब्लिक के पास जो पैसा है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। बट अगर हम यहाँ पर बात करते हैं परचेज ऑफ सिक्योरिटी की, तो परचेज ऑफ सिक्योरिटी की यहाँ पर क्या होगा कि अगर आरबीआई बोलता है कि नहीं भाई कमर्शियल बैंक को कि तुम मुझसे, मतलब मैं तुम्हारी सिक्योरिटी को परचेज कर देता हूँ, तो सिक्योरिटी कहाँ जा रही है, आरबीआई के पास। पेपर्स कहाँ जा रहे हैं, आरबीआई के पास। पर मनी कहाँ जा रहा है, आप मनी का फ्लो देखिए, मनी कमर्शियल बैंक के पास जा रहा है। अगर कमर्शियल बैंक के पास मनी जाएगा तो लैंडिंग भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी और पब्लिक के पास जो है पब्लिक लोन ले पाएगी और लोन के बेसिस पे उसके पास मनी चला जाएगा। तो जब उसके पास मनी चला जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा,
रिजर्व। आप अपने उसको भी देख सकते हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने जो भी दिया है उनका भी वही लॉजिक है। उनने क्या किए हैं, रेट्स को कम कर दिए, रिजर्व रेट को कम कर दिए, रेपो रेट को कम कर दिया। उससे क्या होगा, कमर्शियल बैंक के पास पैसे होंगे, कमर्शियल बैंक के पास पैसे होंगे तो कमर्शियल बैंक लोन प्रोवाइड कर पाएगी। किसको लोन प्रोवाइड कर पाएगी, पब्लिक को। पब्लिक के पास अगर पैसा जाएगा तो डिमांड बढ़ेगी और इस वजह से कोविड-19 की सिचुएशन में इकोनॉमिकली इफेक्ट आ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये बहुत डायरेक्टली आपको ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ बताइएगा, अगर कोई डाउट हो किसी पॉइंट पे तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स की। जब हम क्वालिटेटिव मेजर्स की बात करते हैं मतलब ओरली, यहाँ पर कोई रेट नहीं, कुछ काम नहीं आता, सिर्फ हम ओरली बात कर रहे हैं। मतलब मोरल सुएशन मतलब होता है एक जनरल एडवाइस। जैसे एक पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को एक जनरल एडवाइस देते हैं, तुम ऐसा कर सकते हो, तुम ऐसा कर सकते हो, इस कंडीशन में तुम ऐसा कर सकते हो। ऐसे सिक्योरिटी वो हमको रखते हैं, सिक्योर करते हैं और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करके वो हमको बताते हैं कि तुम ऐसा कर सकते हो या ऐसा नहीं कर सकते हो, राइट, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हम उस पर इफेक्ट हों। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट क्या है कि मोरल सुएशन में भी वैसे ही होता है कि जो आरबीआई होता है वो एडवाइस किसको करता है, कमर्शियल बैंक को करता है। ठीक है, वो कमर्शियल बैंक को यहाँ पर एडवाइस करता है। तो इट इज रेंडरिंग एन एडवाइस टू कमर्शियल बैंक बाय द आरबीआई टू फॉलो द डायरेक्टिव। ये ईमेल्स के थ्रू हो सकता है, मीटिंग्स के थ्रू हो सकता है, ऑनलाइन मीटिंग्स, ऑफलाइन मीटिंग्स के थ्रू हो सकता है, कनेक्टिविटी नेटवर्क के थ्रू हो सकता है कि वो अगर इन्फ्लेशन की कंडीशन आएगी तो वो बोलेंगे कि आप नहीं दो लोन को, अगर आप लोन को नहीं देते हैं तो बेटर होगा, अगर यहाँ पर आप लोन को नहीं देंगे इट विल बी बेटर। और अगर उनको डिफ्लेशन लेना है, उनको मनी मार्केट में लाना है तो वो बोलेंगे यार तुम करो, लोन दो अभी। जैसे अभी वो लिबरल होने बोलेंगे क्योंकि कोविड-19 की सिचुएशन आई है। तो कोविड-19 की सिचुएशन में अभी उसके पहले क्या हो रहा था, जब वायरस नहीं आया था या जब नॉर्मल इकोनॉमी चल रही थी तो वो लोन को रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे क्योंकि इकोनॉमी में डिमांड ज़्यादा हो रही थी। अभी इकोनॉमी में डिमांड ज़्यादा नहीं हो रही है तो उसको क्या कर रहे हैं, लिबरल कर रहे हैं, ईजी कर रहे हैं, जिससे कि मार्केट में पैसा पहुंचे। मार्केट में पैसा पहुंचेगा तो डिमांड होगी, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ डिमांड इंक्रीज होगी, नेशनल इनकम बढ़ेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट है मोरल सुएशन का। मोरल सुएशन में जनरली एडवाइस देते हैं आरबीआई कमर्शियल बैंक को। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझना होगा आपको, मार्जिनल रिक्वायरमेंट को। मार्जिनल रिक्वायरमेंट डिफरेंस बिटवीन होती है करेंट वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द लोन गारंटी। मान के चलिए कि आपने एक घर लिया है, ठीक है, अगर आपने एक घर लिया है और उसकी वैल्यू 20 लाख रुपीज़ है, पर क्या होगा, बैंक अगर नहीं चाहता कि आपके पास पैसे पहुंचे तो वो आपको इस पे लोन नहीं देगा। आपने इसको गिरवी रखने की सोची, मोर्टेज पे रखने सोची, तो बैंक आपको इस पे 20 लाख रुपीज़ नहीं देगा, वो आपको बोलेगा 10 लाख रुपीज़। अब डिफरेंस देखिए कितने का है, यहाँ पर आपको डिफरेंस 10 लाख का दे रहा है वो, तो आप क्या करोगे, उसने आपके डिफरेंस को बहुत ज़्यादा राइज कर दिया है। राइज इसलिए किया है क्योंकि वो नहीं चाहता, इन्फ्लेशन की कंडीशन है, वो नहीं चाहता कि आप लोन लो और मार्केट में पैसे को और बढ़ाओ और डिमांड को बढ़ाओ, वो नहीं चाहता, इसलिए उसने मार्जिनल रिक्वायरमेंट को चेंज कर दिया। अगर अभी कोविड-19 की सिचुएशन और आप गिरवी रखते हो 20 लाख रुपीज़ का लोन, तो वो आपको एटलीस्ट 18 लाख 15 लाख रुपीज़ दे देगा। क्यों, क्योंकि वो चाहता है कि मार्केट में, इकोनॉमी में पैसा पहुँचे, इसलिए उसने क्या किया, मार्जिनल रिक्वायरमेंट को जो डिफरेंस है उसको क्या कर दिया, कम कर दिया। तो अगर इन्फ्लेशन की कंडीशन है तो उसने मार्जिनल रिक्वायरमेंट को जो डिफरेंस है रेट का वो बढ़ा दिया था, और इसी केस में डिफ्लेशन के केस में उसने क्या कर दिया, कम कर दिया। तो डिफरेंस बिटवीन करेंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड द वैल्यू जिस पे आप लोन ग्रांट कर रहे हो, वो दोनों का जो डिफरेंस है अगर वो ज़्यादा रहता है तो इसका मतलब बैंक नहीं चाहता कि इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा पहुँचे, और वो चाहता है कि मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाए, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर वो डिफ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है तो उसको फॉल कर देगा, उस डिफरेंस को कम रखेगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो कि जो सिचुएशन होती है वो पूरी किसके हाथ में होती है, मॉनेटरी पॉलिसी के हाथ में होती है, आरबीआई के हाथ में होती है। आरबीआई बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। इस स्लाइड में जो भी हमने क्वेश्चंस पूछे उस पर क्वेश्चंस इस तरीके से आ सकते हैं कि बताइए, डिफाइन करिए रेपो रेट क्या होता है,
डिफाइन करिए ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, डिफाइन करिए, जितने भी पॉइंट्स हैं उनको डिफाइन करने आ सकता है 1 मार्क के क्वेश्चन में। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन कंडीशन विद यूजिंग ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन को यूज़ करने से आप क्या करेंगे, इन्फ्लेशन की कंडीशन में सेल करेंगे, ठीक है, डिफ्लेशन की कंडीशन में आप क्या करेंगे, परचेज करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट इज अ मार्केट ओपन मार्केट ऑपरेशन, हाउ इट इज़ हेल्पफुल टू कंट्रोल द मनी सप्लाई। या क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा आ सकता है, what is the meaning of repo rate, how repo rate has been useful to control the economy situation at the time of our COVID-19। तो ये इस तरीके के डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं और ये टॉपिक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसको शेयर करिए, समझिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको कोई चीज़ में डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको कुछ चीज़ लगता है कि मुझे इस वीडियो में थोड़ा सा और रखना चाहिए तो आप उसको भी लिख सकते हैं, सो दैट कि मैं नेक्स्ट वीडियो और प्रॉपरली आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाऊँ। थैंक यू।